हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार। मैं क्लास 9th वालों के लिए सब्जेक्ट भूगोल से लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद पहले आपने पहला और दूसरा पार्ट लेसन का पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। अफवाह। अफवाह क्या है, अफवाह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, जो लेसन 3 से ये टॉपिक लिया गया है। तो अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। इसमें कह रहा है कि अफवाह जो शब्द है ये एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी उसको पूरी तरह से एक संदेश देता है समझाने का कि भारत एक भौतिक मानचित्र, कह रहा है कि भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए और उसको समझिए। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। कह रहा है कि इसमें जो है कि आप पाएंगे, यानी कि देखेंगे कि विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी जो धाराएं हैं वो आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का एक निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। कह रहा है कि इनका जो निकास होता है किसी बड़े जलाशय जैसे झील हुआ, समुद्र हुआ या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है यानी बहता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यानी मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है, यह मालूम पड़ता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, जो उसको दो भागों में बांटती है। भारत में अपवाह तंत्र। स्टूडेंट्स, कह रहा कि भारत में अपवाह तंत्र किस तरह से हैं, कितने हैं, हम अभी चर्चा करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। यानी भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर जो है कि नदियों को दो भागों में यानी विभाजित किया गया है, बांटा गया है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण जो है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें से वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो होती हैं 12मासी नदियाँ होती हैं, यानी कि 12 महीने तक भी ये नदियाँ रहती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, यानी 12 महीने भर भी पानी रहता है।
क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त यानी कि बारिश के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी कि बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। यानी हिमालय की दो मुख्य नदियां जो हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो होती है, ये जो नदियां हैं ये पर्वतों को काट कर, वो जो नदियां हों या मतलब कि किसी तरह की जो पर्वत होते हैं उनको अपने धाराओं से काट कर गार्जों का निर्माण करती हैं, उस रास्ते से होकर जाती हैं। और हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। यानी कि कह रहा है ये अपने मार्ग, अपने रास्ते के ऊपरी भागों यानी ऊपरी हिस्सों में तीव्र अपरदन यानी बहुत तेज़ी से ये अपरदन होता है, ये अपरदन क्रिया होता है। यानी कि तथा अपने स्थान साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, यानी बहा ले जाती है, उसको बहा कर ले चल जाती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्व, गोखुर, झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। यानी इस तरह का ये आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। यानी इनका जो प्रभाव है वर्षा पर निर्भर करता है। कि अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। कहना कि इसमें जो है हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई तथा कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय जो उच्च भूमि से निकलती हैं जो मेन नदियां हैं तथा इसमें पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। स्टूडेंट, इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो हैं पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ये लेसन 3 का फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू।